अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और मैं जो बुक फॉलो करूंगा वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में यही फॉलो की जाती है, स्टीफन पी रॉबिन्स और टिमोथी ए जज। चैप्टर 1, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जो टॉपिक हम कवर करेंगे दे आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, व्हाट डू मैनेजर्स डू। एंटर, अच्छा अगर इस एंटर को अगर रिमूव भी कर दें इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि एंटर का मतलब उन्होंने इसको इस तरह से दिया था कि पहले मैनेजर्स के बारे में बताया गया, देन ओबी में उन्होंने एंटर, मतलब इसलिए उन्होंने एंटर लिखा है उसमें, एंटर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। या अगर हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में ही कोई ही फोकस करें तो वो भी ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंटिंग इंट्यूएशन विद सिस्टमैटिक स्टडी, disciplines that contribute to the OB field, organizational behavior field. There are few absolutes in the OB, challenges and opportunities for the OB. Now, the first topic of the first chapter is the importance of interpersonal skills. Earlier, the focus of business study was on studying economics, finance, quantitative techniques, but later researchers found that studying human behavior is also equally important. मतलब पहले जो स्टडीज का फोकस था वो सारा इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, प्रोडक्टिविटी वगैरह इन चीज़ों पे था। बट लेटर दे रियलाइज कि नहीं, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में या कंपनीज में काम तो लोगों ने करना है, और लोग हैं तो इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, उनके एटीट्यूड्स हैं, वो हम साथ साथ आगे पढ़ेंगे। मैनेजर्स विद लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मेड रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन देयर करियर्स। क्यों? क्योंकि अगर कोई मैनेजर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ अगर कम्युनिकेशन स्किल्स भी रखता है, दैट मीन्स कि वो अपनी बात को प्रॉपरली एम्प्लॉयज़ तक कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी बात उनको प्रॉपरली समझा सकता है, और उनकी बात को प्रॉपरली सुन भी सकता है अच्छी तरह से, ताकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर वो फेस कर रहे हैं या अगर कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो एम्प्लॉयज़ फिर उस पर ट्रस्ट करते हैं, दैट जिसकी वजह से they made remarkable achievements in their careers. Companies like Starbucks, Marriott, Cisco, Adobe Systems, etc. spend a lot on employees' communication skills and human behavior. Even हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लाइक टेलकोज हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो हैं, टेलीनॉर, मोबिलिंक, यूफोन, जोंग, एंग्रो पाकिस्तान, इनके बारे में तो मुझे आई एम श्योर अबाउट दीज कि इनमें ये ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स के बाकायदा सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होती है कि आपने कैसे बात करनी है। आपको बताया जाता है कि आपने अपना काम, स्पेशली अपना काम आपने खुद करना है, और आपने मतलब अगर आपने किसी सर्वेंट से भी बात करनी है तो आपने कैसे बात करनी है उससे। मतलब वो आपको कोई पर्सनल होकर तो नहीं है ना, वो आपका कंपनी की तरफ से, वो कंपनी का एम्प्लॉई है, आपका अपना पर्सनल एम्प्लॉई नहीं है वो। Then surveys showed that social relationships among co-workers and supervisors were strongly related to the overall job satisfaction and lower intentions to quit. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर को-वर्कर्स का, सुपरवाइजर्स का आपस में जो एक ताल्लुक है, जो उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो बहुत अच्छा है तो एम्प्लॉयज़ वो स्विच नहीं करते। बहुत कम एम्प्लॉयज़ हैं जो स्विच करते हैं, या अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही हो देन दे विल स्विच। और अगर एक एम्प्लॉय सुबह उठता है और उसका ऑफिस जाने का दिल ही नहीं करता, मतलब क्यों? क्योंकि अगर उसको ऑफिस में सही ट्रीट नहीं किया जाता तो वो ऑब्वियसली स्विच की तरफ जाएगा, और जो वो काम करेगा वो उसकी जो आउटपुट होगी, उसका रिजल्ट होगा, वो भी इतना अच्छा नहीं होगा, वो भी इतना क्वालिटेटिव नहीं होगा उसका। Companies with a good reputation and pleasant workplace appears to make good economic and financial performance, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने काम करना है। तो अगर वहाँ पे कंपनीज विद गुड रेपुटेशन एंड प्लेजेंट वर्क प्लेस, मतलब अगर जो काम का माहौल है, जो इन्वायरमेंट है उस जगह का, अगर वो अच्छा है तो उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करेंगे वो दिल लगा के काम करेंगे। In today's competitive and demanding workplace, managers cannot succeed on their technical skills. सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की बेस पे वो कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि उनको उसके साथ साथ पीपल स्किल्स की भी ज़रूरत है। मतलब लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, ये सभी उसे अच्छी तरह से आना चाहिए।
द सेकेंड टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट मैनेजर्स डू। वो जो दूसरी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके ऑथर भी स्टीफन पी रॉबिन्स हैं और इसके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो ऑथर हैं वो भी स्टीफन पी रॉबिन्स हैं। तो ये जो टॉपिक है व्हाट डू मैनेजर्स डू, ये ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये सेम है दोनों में। इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं। Who are the managers? Managers complete tasks by involving other people in it, मतलब लोगों को इन्वॉल्व करते हैं काम में। Then allocate resources allocate करते हैं। Define others tasks and make decisions to achieve goals। वो क्या करते हैं? Involving other people, allocate resources, defining others tasks and make decisions to achieve the goals obviously। Managers oversee the activities of other peoples of others who are responsible in attaining goals। मतलब एक गोल को अटेन करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके काम को भी आपने देखना है कि वो ठीक काम करे या नहीं करे। मैनेजर्स परफॉर्म देयर वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। नाउ व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस? ऑर्गेनाइजेशंस आर द कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट्स। मतलब ये सोशल यूनिट्स होते हैं जो कि कॉन्शियसली बनाए जाते हैं, मतलब सोच समझ के वो कहते हैं ना, जैसे उस तरह से, या होशो हवास में। खैर कॉन्शियसली यहाँ पे ज़्यादा उसको उसमें नहीं करना, बस ये सेंटेंस में यूज हुआ है कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट्स इन विच 2 और मोर पीपल वर्क टुगेदर, जो कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं ऑन रिलेटिवली रेगुलर बेसिस फॉर अ सेट पर्पस। एक पर्पस के लिए एक सोशल यूनिट बनाया गया है वेरी कॉन्शियसली, मतलब बड़ी तवज्जो के साथ या बड़े सोच विचार के साथ, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हमें हमारे जहन में जो ऑर्गेनाइजेशन का हम जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो डेफिनेशन हमारे माइंड में है ना वो ज़्यादा आसान है जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। खैर ये भी ठीक है, ये तो बल्कि मतलब जो लिखी है ऑब्वियसली वो ठीक ही है। अगर आप इसको ज़्यादा इजी करके लिख सकते हैं अपने तौर पे तो वो आप लिख सकते हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस अर्लियर इन 20th century एन इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फॉयल presented 5 management functions। कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले 5 थे एंड नाउ वी हैव जस्ट 4। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर द सेम, ये वही हैं, और कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग की जगह अभी लीडिंग आ गया है और कंट्रोलिंग भी सेम है। प्लानिंग, इट इज़ टू डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आपने ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स हैं वो डिफाइन करना है। मेकिंग स्ट्रेटजीज बनानी है टू अचीव दोज गोल्स एंड डेवलपिंग सेट ऑफ प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। मतलब उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसको भी आपने उसका एक प्लान आपने तरतीब देना है उन एक्टिविटीज का कि किस तरह से उस गोल को अचीव किया जा सकता है। प्लानिंग टेक प्लेस एज एट मिड और अपर लेवल मैनेजमेंट। मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट पे भी प्लानिंग की जाती है लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होती है ज़्यादातर, और वो होगी लेबर से रिलेटेड होगी ज़्यादातर, कि लेबर को कैसे उसे कैसे काम लेना है, उनको कैसे काबू करना है, उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, इस तरह के रिलेटेड होते हैं। लेकिन उतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं होती कि जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो। ऑर्गेनाइजिंग, when managers design an organization's structure, this function is called as organizing। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो एक स्ट्रक्चर बनाना है उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स डिटर्मिनिंग टास्क, आपने क्या क्या काम परफॉर्म करना है। हु विल डू दीज टास्क, एक ये काम कौन करेगा। टास्क ग्रुपिंग, के टास्क को ग्रुप आप कर दें। हु विल रिपोर्ट टू होम एंड वेयर डिसीजंस विल बी मेड। मतलब एक कंपनी है उसकी आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, सेल्स, ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट बना दिया आपने अलग से। तो वहां पे कौन कौन काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब चीजें। देन लीडिंग, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव पीपल टू वर्क इन। हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं। इट इज मैनेजर्स जॉब टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट विद दोज पीपल, उन लोगों के साथ आपने कोऑर्डिनेट करना है, ये मैनेजर का काम है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज लीडिंग, इसको लीडिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, डायरेक्ट देम अबाउट देयर एक्टिविटीज, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग द एम्प्लॉइज एंड सिलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल। यहाँ पे चैनल का ये इसलिए कहा गया है कि अगर तो वो अवेलेबल है एम्प्लॉइज तो आप उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं आराम से, लेकिन अगर कोई दूर है तो आप
आपको जो जिस चैनल से आपने कम्युनिकेट करना है, जो विच वन इज द मोस्ट सुटेबल चैनल, तो आप उससे उन्हें कम्युनिकेट करें. Then controlling is to monitor tasks if the things are going, if they were as they were planned, जैसे कि प्लान की गई थी, क्या काम वैसे ही चल रहा है. If comparing tasks with the previously set goals, if there is any deviation, अगर काम उस तरह से नहीं चल रहा, then correct them and put them on back and put them back on track, और फिर उन्हें वापस ट्रैक पे ले आए. Then management roles. Mintzberg concluded that managers perform 10 different highly interrelated roles or set of behaviors. These are interpersonal, informational and decisional roles. Interpersonal में 3 आते हैं, informational में भी 3 हैं और decisional में 4 हैं. So total are 10. Figurehead, interpersonal में 3 हैं, figurehead, leader and liaison. फिगर हेड मीन्स सिंबॉलिक, मतलब अथॉरिटेटिव जो होता है, जो जिसके पास एक ऑफिस होल्ड करता है, जिसके पास पावर होती है. रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ रूटीन ड्यूटीज और लीगल और सोशल नेचर. देन लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज. लाइजॉन होता है जो लोगों के दरमियान में कॉन्टैक्ट कायम रखता है. तो इसमें 3 आ गए. फिगर हेड जिसके पास पावर ज्यादा है, ठीक है, जो एक सिंबॉलिक हेड है ऑर्गेनाइजेशन का. देन लीडर who is responsible for the motivation and direction of the employees. देन थर्ड लाइजॉन, जो लोगों के दरमियान, ये लिखा भी हुआ है, मेंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ आउटसाइड कॉन्टैक्ट्स हु प्रोवाइड फेवर्स एंड इंफॉर्मेशन. मतलब आउटसाइडर्स भी, जिसमें आपके सप्लायर्स भी आ सकते हैं, आपके कस्टमर्स भी आ सकते हैं, लोगों के दरमियान उसने कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है और कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट करना है. देन इंफॉर्मेशनल, मॉनिटर, डिसमेंटर, स्पोक्सपर्सन. मॉनिटर में रिसीव्स अ वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. सर्व्स एज नर्व सेंटर ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब उसने जितनी एज मच एज पॉसिबल वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. डिसमेंटर ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स और फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज टू मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इसने आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करनी है, लोगों को देनी है. और स्पोक्स पर्सन क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पोक्स पर्सन है वो बाहर के लोगों को आपके बारे में बताता है, आपके बारे में आपका नुमाइंदा होता है. वो ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, पॉलिसीज, एक्शन, रिजल्ट्स, सर्व्स एज एक्सपर्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री. देन डिसीजनल एंटरप्रेन्योरर सर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर अपॉर्चुनिटीज. मतलब वो अपॉर्चुनिटीज देखता है कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और हमें उससे कितना आउटपुट मिल सकती है. देन डिस्टर्बेंस हैंडलर, डिस्टर्बेंस अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिव एक्शंस व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस फेसेस इंपॉर्टेंट अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंसेस. अगर किसी किस्म की भी ऑर्गेनाइजेशन कोई डिस्टर्बेंस फेस कर रही है तो उसने उसको हैंडल करना है किसी भी तरह से. अगर वो एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो एम्प्लॉय से बात करेगा, अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो उससे वो टेक्निकल स्टाफ से बात करेगा. तो इस तरह से उसने डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करना है, उसने हैंडल करना है. देन रिसोर्स एलोकेटर मतलब आपने रिसोर्स जो है वो सही जगह पे एलोकेट करना है. ये ना हो कि जहाँ पे ज़्यादा चाहिए वहाँ पे कम दिया है, जहाँ पे कम चाहिए वहाँ पे ज़्यादा दे दिया, और सही चीज़ सही जगह पे पहुँचनी भी चाहिए. Then negotiator responsible for representing the organization at major negotiations. फॉर एग्जांपल हम चैम्बर की बात कर सकते हैं कि अगर कोई चैम्बर है और उसने अगर अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन उसको डिफेंड करना है या अपने कोई आइडिया फ्लोट करना है तो निगोशिएटर उसमें भी आता है. या अगर इवन अगर गवर्नमेंट के साथ उनके कोई मामला चल रहे हैं या किसी भी किस्म की निगोशिएशन करनी है जहाँ पे, तो निगोशिएटर का भी वो किरदार अदा करेगा. Then comes the management skills. Researchers have found 3 types of skills managers need to achieve their goals. मतलब managers के पास कौन से skills होने चाहिए? Technical skills, human skills and conceptual skills.
टेक्निकल स्किल्स जो है वो जॉब रिलेटेड है. इट्स अबाउट हैविंग नॉलेज और एक्सपर्टीज. इट मींस हैविंग टेक्निकल नॉलेज ऑफ एनी फील्ड चूजन. जिस फील्ड में आप हैं उसमें आपको महारत होनी चाहिए. दैट मींस इफ अ पर्सन इज अ डॉक्टर तो उसको स्पेशलाइज्ड होना चाहिए इसके अंदर. इसी तरह से अगर वो इंजीनियर है तो जिस फील्ड का वो इंजीनियर है उसको सुपर्ब होना चाहिए उसमें, मतलब उसको काम आना चाहिए सारा, मास्टर क्लास टाइप. देन ह्यूमन स्किल्स. It's about communicating, supporting, understanding, or to motivate individuals or groups. Some people are technically proficient but cannot communicate properly with team members, or subordinates cannot understand their problems, etc. As managers gets job done through others, मतलब लोगों के थ्रू वो काम कर लेता है. सो उसके जो टर्म्स हैं लोगों के साथ वो अच्छे होने चाहिए. तो जिसकी वजह से, जिसके लिए आपकी ये जो कम्युनिकेशन है या सपोर्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, ये अप टू द मार्क होनी चाहिए. कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के मतलब जो काम कर रहा है उसको उसके बारे में कितना नॉलेज है सारा वो होना चाहिए, सारा बैकग्राउंड नॉलेज सारा होना चाहिए. मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टेक डिसीजन एंड एनालाइज डिफरेंट सिचुएशंस. So for this they need to have conceptual skills. For example, how to integrate a new idea with the existing one. This requires having conceptual knowledge about it. मतलब अगर एक ऑनगोइंग काम चल रहा है, अगर कोई प्रोडक्शन चल रही है, उसमें एक नया आइडिया आता है तो आपने एग्जिस्टिंग आइडिया के साथ उसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है. इफेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजरियल एक्टिविटीज. मतलब मैनेजरियल की जो एक्टिविटीज हैं वो 4 एक्टिविटीज हैं. डू मतलब सब मैनेजर्स एक ही तरह का काम करते हैं. वो क्या काम होते हैं जी? ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है जिसमें डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वॉल्व है. कम्युनिकेशन. देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मोटिवेटिंग, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेनिंग, स्टाफिंग, डिसिप्लिन एंड नेटवर्किंग. नेटवर्किंग में क्या कुछ आता है? सोशलाइजिंग, पॉलिटिकिंग. ये पॉलिटिकिंग ही है. मतलब पहले मुझे भी थोड़ा शक हुआ था कि शायद ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉलिटिकिंग ही है. पॉलिटिकिंग का मतलब वही पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है, से रेलिवेंट है. इंटरेक्टिंग विद आउटसाइडर्स. अब इसको देख लेते हैं कि फ्रेड ल्यूथन्स ने स्टडीड मोर देन 450 मैनेजर्स टू फाइंड आउट द आंसर्स कि कौन से मैनेजर्स जो थे वो सक्सेसफुल थे एंड इफेक्टिव थे. तो नीचे एक पिक्चर दी गई है, वहां से देख लेते हैं. बाय टाइम एवरेज मैनेजर्स क्या करते हैं? अच्छा, ये ट्रेडिशनल ब्लू में है, कम्युनिकेशन ऑरेंज, और ये ह्यूमन ये तकरीबन येलो से ही है आई गेस, और नेटवर्किंग ग्रीन. एवरेज मैनेजर्स क्या करते हैं? 32% जो उनका टाइम होता है वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में गुजार देते हैं. ठीक है, ट्रेडिशनल में क्या कुछ था? डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, वही जो उनका काम होता है. ठीक है, तो देन 19% वो नेटवर्किंग करते हैं, 20% वो ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं, और 29% वो कम्युनिकेशन को देखते हैं. दीज आर द एवरेज मैनेजर्स. देन सक्सेसफुल मैनेजर्स 48% अपना टाइम जो है वो नेटवर्किंग में गुजारता है. 13% वो डेली रूटीन के काम करता है बस, ठीक है, और 11% वो ह्यूमन रिसोर्स को देखता है, और कम्युनिकेशन में भी वो 28% टाइम गुजारता है. देन इफेक्टिव मैनेजर्स 44% कम्युनिकेशन में देता है, और बाकी जो तीन जो है फंक्शंस हैं जिसमें ट्रेडिशनल है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है और नेटवर्किंग है, उनको वो ऐसे ही मतलब 26% आ गया ह्यूमन रिसोर्स को, 11% नेटवर्किंग को, और 19% ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को. तो ये दोनों ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल मैनेजर्स भी ठीक हैं जो नेटवर्किंग से के उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है, और इफेक्टिव मैनेजर्स भी ठीक हैं जिनका कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस है. दैट मीन्स के जो इंटरेक्शन है दैट मैटर्स अ लॉट. तो इसमें भी इंटरेक्शन इन्वॉल्व है और इसमें भी इंटरेक्शन इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा. देन अ रिव्यू ऑफ मैनेजर्स जॉब. मैनेजर की जॉब को अगर हम रिव्यू करें तो एवरी सिंगल थ्रेड, हर एवरी सिंगल पॉइंट, whether it's management functions, skills, activities or approaches have its own importance. सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. there is not a single aspect to ignore. किसी एक भी एस्पेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते if managers want to be effective, अगर उन्होंने effectively काम करना है तो. so this was that. ये सेकंड टॉपिक था आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डेफिनेशन.
OB is the study of what people do in an organization. लोग क्या करते हैं एक organization में, and how their behavior affects the organization's performance. उनका जो behavior है, लोगों का जो employees हैं, वो किस तरह से organization की performance को affect करता है. For example, अगर हम customer services department को देखें, तो अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा होगा या वो अच्छे मूड में होगा, अगर उसे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली कस्टमर्स के साथ अच्छी तरह से वो उन्हें उनकी क्यूरीज को आंसर करेगा, अपने सेल्स को बूस्ट करने की कोशिश करेगा. सेम वे अगर उसके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा, तो वो कस्टमर्स को भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की जो सेल्स हैं वो इफेक्ट होती हैं. देन अगर हम टेक्निकल स्टाफ में देख लें, अगर कोई टेक्निकल एम्प्लॉय ऐसा है जिसको अच्छी तरह से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, या अगर वो अपनी सैलरी से खुश नहीं है, या उसके एटीट्यूड में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसमें उसमें लैग करेगा वो, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो हिट होगी इससे. It involves studying three behaviors in the organization, which are individuals, groups and structures. As it is related with the employment, क्योंकि ये employment से related है तीनों चीजें, so it focuses on jobs, absenteeism, turnover, productivity and human performance and management. Then OB covers the topics like leader behavior, leader का behavior कैसा है, motivation, power, मतलब पावर जो है वो किस तरह से डिसेमिनेट हुई हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. देन वर्क डिजाइन, कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेस, एटीट्यूड एंड डेवलपमेंट्स. इससे आगे इसकी सारी डिटेल भी अवेलेबल है. कॉम्प्लीमेंटिंग इंट्यूशन विद द सिस्टमैटिक स्टडी. इंट्यूशन मतलब आपका ख्याल कह सकते हैं इसको, आपका अंदाजा कह सकते हैं इसको, ये तजर्बे की बेस पे भी हो सकता है. और व्हाट इज सिस्टमैटिक स्टडी? सिस्टमैटिक स्टडी मतलब आपकी रिसर्चेस, एनालिसिस और इस तरह की चीजें. वी आर स्टूडेंट्स ऑफ बिहेवियर, क्योंकि ये जो बुक है इट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और वी आर स्टूडेंट्स ऑफ बिहेवियर मतलब हम आए दिन हम अपनी डेली रूटीन में लोगों के बिहेवियर्स को मेजर करते हैं, या उनको महसूस करते हैं, उनको फील करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं. वी नोटिस अदर्स बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस, मतलब एक इंसान है वो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे कैसे एक्ट करता है. कैजुअल और कॉमन सेंस अप्रोच ऑफ एनालाइजिंग द अदर्स बिहेवियर कैन रिजल्ट इन रॉन्ग प्रिडिक्शंस. मतलब हम समटाइम किसी के बिहेवियर के बारे में ऐसे बिला वजह एक तुक्का सा लगा देते हैं, और जो कि वो सही नहीं होता, और जिसका रिजल्ट जो है वो रॉन्ग प्रिडिक्शंस में निकलता है. But we can improve our predictive ability by adding intuition with a more systematic approach. हम इसको बेहतर कर सकते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच को साथ लेके. Now what is systematic study? Looking at the relationships को देखें पहले, then attempting to the attribute causes and effects, मतलब क्या cause थी और उसका क्या effect हुआ, and then drawing conclusions, फिर आप conclusion उसमें से निकालें based on the scientific evidences. EBM stands for evidence based management, मतलब evidence की base पे manage करना है. The basing of managerial decisions on the basis of best available scientific evidences. Sometime होता है कि अगर कोई काम चल रहा है, या अगर आपने कोई डिसीजन लेना है, तो आप एविडेंस की बेस पे लें कि यार उस मौके पे हमने ऐसे किया था, या अगर आपके पास कोई साइंटिफिक लॉजिक अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आपको जो सॉल्यूशन है वो भी साइंटिफिक ही चाहिए, तो आप एक साइंटिफिक थ्योरी फॉलो करेंगे, या एक आप साइंटिफिक सॉल्यूशन फॉलो करेंगे. देन इंट्यूशन, अ गट फीलिंग, जो आप महसूस कर रहे हैं, विच इज नॉट नेसेसरली सपोर्टेड बाय द रिसर्च, जिसको रिसर्च से सपोर्ट करना जरूरी नहीं है, बस ये आपके अपने तक होती है. कभी अंदाजा ठीक हो जाते हैं, कभी अंदाजे गलत भी हो जाते हैं. रिलाइंग टू मच ऑन इंट्यूशन गेट ऑफन गो वर्स, ये अक्सर गलत हो जाती है. मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा इस पे रिलाई करेंगे तो इट ऑफन गो वर्स. फॉर एग्जाम्पल, एज पर अ सर्वे, एक सर्वे के मुताबिक
86% of the managers thought their organization was treating their employees very well. मतलब 86% जो मैनेजर्स हैं वो ये सोचते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 55% ऑफ द एम्प्लॉयज़ थॉट सो। मतलब अब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे 86% और कहाँ पे 55%। सिर्फ 55% जो लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि हमें जो हमारे मैनेजमेंट है वो अच्छा ट्रीट कर रही है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस 86 and 55. So use systematic study and EBM along with the intuition while making important decisions. Disciplines that contribute to the OB field. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो फील्ड है उसमें कौन से डिसिप्लिन ने अपना पार्ट प्ले किया है? साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये उसके मतलब इफेक्ट्स हैं कि मतलब एनालिसिस का जो फोकस है वो किन के ऊपर है? इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। डिटेल में हम आगे देख लेंगे, ये पिक्चर है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। साइकोलॉजी में लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इमोशंस, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड मेजरमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, वर्क डिजाइन एंड वर्क स्ट्रेस। अब ये किसके ऊपर इफेक्ट होता है ज़्यादा, किसके ऊपर फोकस होता है? स्टडी, या स्टडी किसके ऊपर होती है? इंडिविजुअल बेसिस पे होती है और इंडिविजुअल्स के ऊपर होती है, और देन इट लीड्स टू, या इसमें ये कंट्रीब्यूट किस में करता है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट, सोशल साइकोलॉजी। ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का मिक्सचर है। बिहेवियर चेंज, एटीट्यूड चेंज, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेसेस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ये ऊपर वाले 5 अलहदा हैं और नीचे वाले 4 अलहदा इसलिए लिखे हुए हैं कि नीचे वाले जो 4 हैं वो सोशियोलॉजी में भी आते हैं, ओवरलैप करते हैं, इसलिए उन्होंने उनको अलहदा लिखा हुआ है। और ये जो ऊपर वाले 5 हैं ये ग्रुप में आते हैं, नीचे वाले भी ग्रुप में आते हैं, लेकिन वो अलहदा इसलिए लिखे हुए हैं कि ये सोशियोलॉजी के साथ आते हैं, जो आखिरी 4 हैं। और देन अगेन इसका जो फोकस है इनका ग्रुप्स पे है, ग्रुप पे स्टडी करते हैं। और कंट्रीब्यूशन अगेन स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सोशियोलॉजी, ये सोशल साइकोलॉजी के 4 इसमें से, और बाकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब ये जो नीचे वाले 4 हैं, सोशियोलॉजी के जो नीचे वाले 4 पॉइंट्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी में काम आते हैं। ये ऊपर वाले 4 ग्रुप्स की स्टडी में थे और नीचे वाले जो 4 हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स की स्टडी में है। अल्टीमेटली जाना इसने भी, ये भी जो रोल प्ले करेगा या जो अपना पार्ट प्ले करेगा वो स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में करेगा। देन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सोसाइटीज़ की स्टडी को कहते हैं। कंपैरेटिव वैल्यूज़, कंपैरेटिव एटीट्यूड्स, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। अब ये जो 3 है, ये इनका फोकस होता है ग्रुप स्टडीज़ पे। सोसाइटी में भी ग्रुप्स होते हैं और अगेन एंड में जो पार्ट प्ले करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में करेंगे। और नीचे वाले जो 3 हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट एंड पावर, इनका फोकस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पे होता है। और अगेन जो इन द एंड जो इनका रिजल्ट निकलेगा या जो इनको जो ये पार्ट प्ले करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे करते हैं। अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं। साइकोलॉजी, इट इज टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम्स चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। मतलब अब आपने बिहेवियर को मेजर करना है, एक्सप्लेन करना है और समटाइम चेंज भी करना है। तो ये सब कुछ साइकोलॉजी में आता है। Those who contributed and add knowledge to OB, मतलब वो लोग जिन्होंने OB में contribute किया are personality theorists, learning theorists, counseling psychologists, industrial या organizational psychologists, ये कहलाते हैं।
पहले मतलब अर्लियर ऑर्गेनाइजेशनल फोकस साइकोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स लाइक बोर्डम, मतलब बोरियत जो होती है, फटीग एंड अदर वर्किंग कंडीशंस, इन चीज़ों के ऊपर फोकस था पहले साइकोलॉजिस्ट का. बट नाउ स्टडीज गेटिंग पुट देयर फोकस ऑन द फैक्टर्स लाइक परसेप्शन, पर्सनैलिटी, इमोशंस, मोटिवेशनल फोर्सेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, जॉब डिज़ाइन, जॉब स्ट्रेस एंड एटीट्यूड्स. ये ऑलरेडी मैंने काफ़ी इजी करके लिखा हुआ है इसको, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. सोशल साइकोलॉजी, it is considered as a branch of psychology, and in fact it is a mixture of concepts from both sociology and psychology. It focuses on the individual's influence on each other, मतलब एक सोसाइटी में लोगों का एक दूसरे के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है, एंड द स्टडी ऑफ चेंज, मतलब आपने चेंज को स्टडी करना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, चेंज कैसे इम्प्लीमेंट होगा, and eliminating or reducing the hindrances in its acceptance. मतलब जो रुकावटें हैं या तो उनको एलिमिनेट कर देना है, या तो उनको ख़त्म कर देना है, या रिड्यूस करना है या कम करना है ताकि चेंज इंप्लीमेंट हो सके. Social psychologists also contributed to measuring, understanding and changing attitudes. That is, identifying the communication patterns and building trust, and the study of group behavior, power and conflict. ये सब कुछ भी इसमें शामिल है. Sociology studies the people's relationship to the social environment. सोशली जो इन्वायरमेंट है उसके साथ उसका क्या ताल्लुक है, और उस कल्चर के साथ लोगों का क्या ताल्लुक है, वो कैसा महसूस करते हैं उसमें. इन ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, इट फोकसेस ऑन द ग्रुप बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब एक ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बिहेवियर है, स्पेशली इन फॉर्मल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी कंपनी है जहाँ पे टास्क प्रॉपर्ली डिफाइन होते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आर दोस्त जहाँ पे टास्क प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होते. Sociologists focused on studying the organizational culture, communications, power, conflict, formal organization, and organization theory. Then, anthropology, it is the study of societies to learn about human beings and their activities. आपने ह्यूमन बींग्स को स्टडी करना है और उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखना है. Then anthropologists work on cultures and environments which help to understand the differences in the fundamental values, के लोगों के दरमियान जो fundamental values हैं उनमें differences क्यों हैं या क्या हैं, attitudes and behavior. Then between people in the different countries and within the organization, मतलब anthropologists work on the cultures and environments, मतलब लोगों के attitudes, values, behavior वो अगर डिफरेंट हैं तो क्यों हैं, और कितने डिफरेंट हैं या क्या डिफरेंसेस हैं लोगों में, और डिफरेंट कंट्रीज के लोगों में या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ग्रुप्स में. देयर आर फ्यू एब्सोल्यूट्स इन ओबी. एब्सोल्यूट्स को अगर मैं आसान उर्दू में कहूँ तो मेरे ख्याल से इसको ऐसे कहेंगे कि वो चीज़ें जो ओबी में लाजमी हैं. Absolutes in OB are not as consistent as the principles of and laws of physics, chemistry और astronomy. क्योंकि OB में जो हमने स्टडी करना है वो ह्यूमन बिहेवियर को करना है, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री या एस्ट्रोनॉमी या जो बाकी साइंसेस हैं उनमें तो हम लॉज डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने इंसानों को स्टडी करना है तो इंसान का क्या पता चलता है, खड़े खड़े गुस्सा आ जाए किसी बात पे, तो इसलिए हम कोई पेट डेफिनेशन या कोई हम जो है ना वो पेट रूल डिफाइन नहीं कर सकते इसमें. ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स. टू पीपल एक्ट वेरी डिफरेंटली इन द सेम सिचुएशन. एक सिचुएशन है, एक को गुस्सा आ सकता है, दूसरा एंजॉय कर सकता है उसको, और या फिर सेम पर्सन, एक ही इंसान अभी थोड़ी देर पहले खुश था और थोड़ी देर बाद उसे गुस्सा आ जाता है किसी बात पे. बिहेवियर वेरीज इन डिफरेंट सिचुएशंस, बट organizational behavior researchers concepts reflect situations or contingency and conditions. जो हमें इन रिसर्चर्स के थ्रू जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आए हैं
वो रिफ्लेक्ट करते हैं सिचुएशंस को, कॉन्टिजेंसीज और एंड कंडीशंस। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल एक्स लीड्स टू वाई, मतलब ये कॉजेज होंगे तो ये इफेक्ट होगा अंडर जेड कंडीशंस। तो दीज आर द कॉन्टिजेंसी वेरिएबल्स। बाकी हम वो भी साथ साथ कवर करेंगे तो हमें मज़ीद समझ आती जाएंगी चीज़ें। Challenges and opportunities for OB, organizational behavior. In the past, understanding organizational behavior was never so important for managers. Previously मतलब पहले इतना ज़रूरी नहीं था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझा जाए, बट नाउ टाइम इज चेंजिंग, टाइम चेंज हो चुका है और टाइम चेंज हो रहा है। न्यू एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स और डाउन साइजिंग आर मेकिंग एम्प्लॉयज मोर इनसिक्योर। मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हायर करते हैं तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट फीलिंग सेफ। इसी तरह से अगर आपकी कंपनी में या आपकी इंडस्ट्री में अगर डाउन साइजिंग का ट्रेंड है तो तब भी एम्प्लॉयज आर नॉट सिक्योर, दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर और मेंटली वो स्ट्रेस में है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस हिट होगी ऑब्वियसली। The typical employees are getting older, and women and people from different cultures are working together. जो टिपिकल एम्प्लॉयज़ हैं जो ओल्डर हैं वो अब जो है ना रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं और अब नई जो नस्ल है वो आ रही है मैदान में। और एंड दे आर वर्किंग टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सो टू कोप विद दिस, मतलब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मैनेजर्स नीड टू फॉलो सम बेसिक ओबी कॉन्सेप्ट्स which are as follows. Responding to economic pressures. Managing employees in all the situation, whether the time is good or bad, is hard. मतलब हर सूरत हाल में या हर कंडीशन में एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, मतलब ये आसान नहीं है। OB सजेस्ट टू रिवॉर्ड, सेटिस्फाई एंड रिटेन एम्प्लॉयज़ इन गुड टाइम्स। मतलब जब आपकी इंडस्ट्री का या आपकी कंपनी में टाइम अच्छा है तो आपको चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करें, आप उनको सेटिस्फाई करें, आप उनको रिटेन करें। और इन बैड टाइम्स, अगर बैड टाइम्स में है या अगर क्राइसिस है कंपनी को, तो कंपनी शुड फोकस ऑन एम्प्लॉयज़ इश्यूज लाइक स्ट्रेस, क्योंकि अगर कंपनी अगर स्टेबल नहीं है तो एम्प्लॉयज़ भी स्ट्रेस में है, तो उनका स्ट्रेस रिलीव करें, उनको कोपिंग में मतलब अगर चीज़ों को समझने में उनकी उनकी हेल्प करें, डिसीजन मेकिंग में उनकी मदद करें। ड्यूरिंग डिफिकल्ट इकोनॉमिक टाइम्स लाइक इन रिसेशन, अगर फॉर एग्जांपल रिसेशन में जब अगर कंपनीज के पास ऑर्डर्स नहीं आते या ले ऑफ का वो है या डाउन साइजिंग का ट्रेंड है और कॉस्ट कटिंग है, तो द डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड बैड मैनेजमेंट, मतलब एक अच्छी और बुरी मैनेजमेंट का फ़र्क जो है वो कैन बी प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अगर आप अच्छा मैनेज करेंगे तो कंपनी विल अर्न प्रॉफिट, इवन सर्वाइवल एंड फेलियर। मतलब अगर आप अच्छा मैनेज कर लेते हैं कंपनी को बुरे टाइम में तो आपकी कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, अदरवाइज फेलियर मतलब आपकी आपकी कंपनी डिसॉल्व भी हो सकती है, वो ख़त्म भी हो सकती है, एक्सटिंक्शन की तरफ जा सकती है। रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज नाउ। मतलब आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका में काम कर सकते हैं एंड मैनेजर्स जॉब इज चेंज्ड, मैनेजर की जॉब चेंज हो चुकी है। फॉर एग्जांपल नोकिया, अ फिनलैंड बेस्ड कंपनी, जो कि फिनलैंड बेस्ड कंपनी है, रिक्रूट एम्प्लॉयज फ्रॉम इंडिया, चाइना और फ्रॉम अदर डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा, ये जो इंडिया का वर्ड है, आप अक्सर बुक्स में देखेंगे तो पाकिस्तान बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि पहले ये एक इंडिया ही था, तो अभी भी पाकिस्तान और इंडिया को मिला के भी इंडिया कह दिया जाता है अक्सर। तो इंडिया, चाइना एंड फ्रॉम अदर डेवलपिंग कंट्रीज। द सिचुएशन इज, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे इंडिया का पर्पस इनका जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को उन्होंने मिलाया हुआ है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़, एक आइडिया दे रहा हूँ कि इट ऑफन हैपन्स, ऐसा अक्सर होता है कि पाकिस्तान और इंडिया को मिला के इंडिया कह दिया जाता है। तो कंपनी रिक्रूट एम्प्लॉयज फ्रॉम इंडिया, चाइना और फ्रॉम अदर डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब ये जो नोकिया है जो कि फिनलैंड बेस्ड कंपनी है, अपने एम्प्लॉयज रिक्रूट करती है इंडिया, चाइना और अदर डेवलपिंग कंट्रीज से। द सिचुएशन इज नाउ दैट द नॉन फिन्स हैव आउटनंबर्ड द फिन्स एट नोकिया रिनाउंड रिसर्च सेंटर इन हेलसिंकी, द कैपिटल फिनलैंड। मतलब इनका जो अपना रिसर्च सेंटर है हेलसिंकी में,
वहाँ पे जो नॉन फिन्स हैं, मतलब जो लोग इंडिया, चाइना या अदर डेवलपिंग कंट्री से आए हुए हैं, दे हैव आउट नंबर द फिन्स। मतलब लोकल जो उनके अपना टैलेंट है उससे ज़्यादा उनके बाहर के एम्प्लॉयज़ हैं। तो इट्स द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ये और एग्जांपल्स हैं एंड ऑटोमोबाइल कंपनीज लाइक फोर्ड, जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग इन ब्राज़ील, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ब्राज़ील में है। वॉक्सवैगन जर्मन फर्म और प्लांट इनका मैक्सिको में है। मर्सिडीज जर्मन फर्म है, BMW भी जर्मन फर्म है, और दोनों ऑपरेट कहाँ से कर रही हैं? साउथ अफ्रीका से। ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग इसका इनका पर्पज होगा, या क्या पता मटेरियल वहाँ से सस्ता मिलता हो। देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस। टैक्सेशन भी हो सकता है, कंपनी कंट्रीज की अपनी पॉलिसीज भी हो सकती हैं। इसी में आगे फर्दर ये 3 पॉइंट्स हैं। इंक्रीज्ड फॉरेन असाइनमेंट्स, managers in multinational firms are often sent to foreign operating divisions or subsidiary in other countries. फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो कि यूरोप में काम कर रही है, या अगर वो सब कॉन्टिनेंट में काम कर रही है, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, या बांग्लादेश है, चाइना है इस साइड पे, तो अपने मैनेजर्स को वो हो सकता है कि वो भेज दें कि आप दूसरे कंट्री में जाके काम करें, या उनको रिप्रेजेंट करें। देयर दे हैव टू मैनेज द वर्कफोर्स विद डिफरेंट नीड्स, जिनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं, डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं, फ्रॉम दोज उन लोगों से जो कि हमारे आसपास के लोग पाए जाते हैं। मतलब जो फॉर एग्जांपल एक अगर पाकिस्तानी कंपनी है और वो बाहर ऑपरेट कर रही है, तो हमारे कल्चर का और बाहर के कल्चर का बहुत डिफरेंस है। अब अगर एक बंदा यहाँ से जाएगा, अगर किसी बाहर की कंट्री में जाता है, अगर किसी यूरोपियन कंट्री में जाता है, तो उसको वहाँ पे जो लोग मिलेंगे उनका कल्चरल बैकग्राउंड या उनके एटीट्यूड्स बहुत डिफरेंट होंगे उनसे जो पाकिस्तान में है। वर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू वर्क विद आवर कलीग्स। हम अपने कलीग्स के साथ काम करते हैं, बॉसेस के साथ काम करते हैं, जिनका कल्चरल बैकग्राउंड जो वो डिफरेंट होता है। वॉट मोटिवेट्स मी मे नॉट मोटिवेट माई कलीग, जो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है हो सकता है कि मेरे कलीग को मोटिवेट ना करती हो। सो टू बेटर मैनेज दिस डाइवर्सिटी, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नीड टू बी डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स इन विच इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। मतलब जहाँ पे कंपनी ऑपरेट कर रही है, जिस कल्चर में ऑपरेट कर रही है, तो कंपनी को चाहिए कि थोड़ा सा टच उस कल्चर का भी शो करे। देन ओवरसीइंग मूवमेंट ऑफ जॉब्स टू कंट्रीज विद लो कॉस्ट लेबर, many organizations have headquarters in developed countries and manufacturing facility in the developing country. मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में उनके हेड ऑफिस होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो डेवलपिंग कंट्री में होता है, क्योंकि सस्ती लेबर वहाँ पे अवेलेबल होती है। इन दिस वे कंपनीज गेट द कॉस्ट एडवांटेज ओवर इट्स कंपेटिटर्स, बट लोकल टैलेंट सफर्स इन दिस केस। लेकिन जो लोकल टैलेंट है वहाँ का वो सफ़र करता है। फॉर एग्जाम्पल एक यूरोपियन कंट्री है और वो पाकिस्तान में आके प्लांट लगाती है, तो सस्ती लेबर तो उनको मिल जाएगी, लेकिन जो यूरोप की अपना जो टैलेंट था वो सफ़र करेगा इसमें। मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी comprises of women and men, individuals with a variety of physical और psychological abilities, मतलब जो वेरी करती हैं, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। मैनी एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स एंड पीपल हु डिफर इन एज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब ये सब कुछ डाइवर्सिटी में आता है। OB will help to know how managers can use these differences within the group as competitive advantage. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, और एक कंपनी में एक पंजाबी एम्प्लॉय है और उसके साथ, या पंजाबी कंपनी है और उसने कुछ पठान एम्प्लॉयज़ भी हायर किए हुए हैं, और उनका एक सप्लायर है जो कि पठान है, तो दे कैन यूज़ दैट एथनिसिटी, मतलब उसका जो एथनिक बैकग्राउंड है, जो पठान है, वो उसको यूज़ कर सकता है उस सप्लायर के साथ डील करने में। हो सकता है उनको कंपनी को कोई बेनिफिट हो जाए उससे। तो कैसे कम्पिटेटिव एडवांटेज के तौर पे इसको लिया जा सकता है। व्हाट आर लीगल रिक्वायरमेंट्स इन ईच कंट्री, किसी कंट्री की लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और डज इवन डाइवर्सिटी मैटर्स, क्या डाइवर्सिटी मैटर भी करती है। जैसे गल्फ साइड पे अक्सर है कि आई डोंट नो कि अभी पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं, कि अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो वहाँ पे जो आपको पार्टनर बनाना पड़ता है किसी अरबी को, या वहाँ का जो होम कंट्री है उसको।
जो नेशनल है, सॉरी। Improving customer services. In today's world, majority of people in the country work in service sector. ज़्यादातर लोग सर्विस सेक्टर से मुंसलिक हैं. 80% in the people in US, or 73% in Australia, 69% in UK, 68% in Germany, and 65% in Japan. Service jobs include technical support representatives, sales officers, credit representatives, flight attendants, financial planners, or waiters, etc. A common characteristic of this job is interaction with customers. इन्होंने customer से बातचीत करनी होती है, obviously. Train these employees enough so that they can answer all the questions asked by the customers and provide them best solution for their problems. अब कस्टमर सर्विसेज में टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव या टेक्निकल सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, आप अगर देखें कि आपके घर में अगर इंटरनेट लगा हुआ है और इंटरनेट अगर स्लो आता है या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है और आप उन्हें की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ अवेलेबल होता है जो कि वहीं पे अपने सिस्टम से बैठे बैठे आपका जो प्रॉब्लम है वो अक्सर रिजॉल्व हो जाता है. तो इसलिए जो इंटरेक्शन विद कस्टमर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके बगैर कंपनी चल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती. ट्रेन दीज एम्प्लॉयज इनफ सो दैट दे कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय कस्टमर्स. उनकी ट्रेनिंग इस तरह की होनी चाहिए कि उनको कोई क्यूरी आंसर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें किसी प्रॉब्लम का. मैनी कंपनीज फेल बिकॉज दे कुडंट प्रोवाइड द बेटर कस्टमर सर्विसेज, क्योंकि वो बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकें, इसलिए वो फेल हो गई. एंड एज अ रिजल्ट दे लॉस कस्टमर्स, उन्होंने कस्टमर लूज किए. सो हैड टू वाइंड अप, और उन्हें अपना जो बिजनेस है वो वाइंड अप करना पड़ा. Improving people skills. It includes managers should be capable enough to understand the people at work, कि वो लोगों को समझ सकें जो उनके साथ काम कर रहे हैं या जो उनके अंडर काम कर रहे हैं. OB will tell how to design motivating jobs, कि motivating jobs कैसे डिज़ाइन की जा सकती हैं कि लोग शौक से काम करें. How to create effective teams कैसे बनाई जा सकती हैं. Techniques for improving your listening skills, कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ अगर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो हेजिटेशन फील ना करें, और या अगर वो कुछ नहीं भी कह पा रहे तो भी आप उन्हें उनकी बात को समझ सकें. Stimulating innovation and change. Organization should be open enough to accept change and bring innovation. मतलब टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके साथ साथ इनोवेशन बहुत आ रही है. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, हर हर फील्ड में चेंजेस आ रही हैं. Organizations who don't adopt change and innovate their services, products or procedures of doing the business becomes extinctions, मतलब वो खत्म हो जाती हैं, उनका नाम नहीं रहता फिर. So companies should adopt change and bring innovation to attract customers and remain in the competition. एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहूँगा यहाँ पे. जैसे ये शीशा फैक्ट्रीज होती हैं, गन ग्लास है, गनी ग्लास है, और इसी तरह से तारिक फ्लोट ग्लास है. पहले एक कंपनी हुआ करती थी शीट ग्लास फैक्ट्री नौशहरा में, वो सेमी गवर्नमेंट टाइप थी. टाइम चेंज होता गया और शीट ग्लास के साथ साथ फ्लोट ग्लास भी आ गया. शीशे की क्वालिटी चेंज हो गई, उसकी थिकनेस कम होती चली गई, लेकिन उन्होंने क्योंकि अपने उसको अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं की, प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं किया, इनोवेशन की तरफ लोग गए ही नहीं. बल्कि उसके मुकाबले में ये सारी कंपनीज बाद में आई. ये गन ग्लास आई, देन ये तारिक फ्लोट आई, गनी ग्लास आई, और वो क्योंकि इनोवेटिव थी, उन्होंने इनोवेटिव स्टाइल्स अडॉप्ट किए, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई मार्केट में, और आज वो मार्केट का अच्छा खासा शेयर कैप्चर करके बैठे हुए हैं. और जो ग्लास शील्ड फैक्ट्री नौशहरा जो कि जिसका एक नाम था, वो ख़त्म हो चुकी है, उसका आज एक भी एम्प्लॉय नहीं है और वो एक्सटिंक्शन हो चुकी है. उसने उसको अपना बिजनेस ही वाइंड अप करना पड़ गया. सो कंपनीज शुड अडॉप्ट चेंज एंड ब्रिंग इनोवेशन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स, एंड रिमेन इन द कंपटीशन. कोपिंग विद टेम्परेरीनेस, के टेम्परेरीनेस को कैसे कोप किया जा सकता है. कंपनीज को अक्सर
शॉर्ट टर्म काम करना पड़ता है, उसको टेम्परेरीनेस कहते हैं। कंपनीज नीड टू गो फास्ट एंड फ्लेक्सिबल टू कम्पीट एंड सर्वाइव इन टूडेज वर्ल्ड। अगर एक कंपनी फॉर एग्जांपल एक सर्विस सेक्टर में है या एक एयरलाइन एविएशन से उसका ताल्लुक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कोई टिकटिंग की कोई कंपनी लेते हैं, या जैसे ट्रैवल एजेंसी है फॉर एग्जांपल, और अगर आपके पास एक कस्टमर आता है और वो आपसे टिकट के साथ साथ कहता है कि यार मुझे आप होटल भी अरेंज करके दें, मुझे आप वहाँ पे ट्रांसफर्स भी अरेंज करके दें अदर किसी जो होस्ट कंट्री है वहाँ पे, तो उनको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस लूज हो जाएगा, वो किसी और के, वो जो कस्टमर है वो किसी और के पास चला जाएगा। सो दे हैव टू अडॉप्ट स्ट्रेटजीज। अच्छा, ये अडेप्ट और अडॉप्ट इकट्ठा लिखा हुआ है, इट्स जस्ट अडॉप्ट, वन अडॉप्ट स्ट्रेटजीज लाइक ग्लोबलाइजेशन, एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेम्परेरीनेस रेफर्स टुवर्ड्स स्ट्रेटजी फॉर करंट सीजन, एक सीजन के लिए भी हो सकती है, फॉर स्पेसिफिक कस्टमर, एक कस्टमर के लिए भी हो सकती है, फॉर रनिंग प्रोजेक्ट इन द मार्केट सिनेरियो, लिटल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इवन वेरिंग वर्किंग आवर्स, जो अगर आप टाइम भी ज़्यादा करते हैं ऑफिस का, या अगर आप 9 to 5 है तो अगर आप उसे 10 to 6 भी करते हैं किसी रीज़न से, तो वो भी टेम्परेरीनेस ही है, टेम्परेरी एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। Managers should be skilled and trained enough to cope with this temporariness, flexibility, spontaneity, and unpredictability. Working in networked organizations. Networked organizations enable employees to communicate and participate from around the world. मतलब networked organizations मतलब जो लैपटॉप्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू जो कनेक्टेड हैं from around the world. In this type of organization, managers job is so challenging, managers के लिए बहुत ज़्यादा challenging होता है, as it is difficult to motivate and lead people or employees sitting in other cities or other countries than managing employees physically present in the organization. अगर एक कुछ employees हैं जो कि organization में available हैं, उनको manage करना आसान है बनिस्बत उनके उन employees के जो कि दूर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर आप चेक नहीं रख सकते हैं, आप उनको प्रॉपर अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप उनको अपना प्रॉपर कल्चर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, और काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंसेस होती हैं। मतलब इट इज़ नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ डिफ़िकल्ट। ओबी विल गाइड मैनेजर्स, ओबी मैनेजर को गाइड करता है व्हाट स्किल दे शुड डेवलप टू मैनेज द वर्क इन दिस सिचुएशन। और ये सब कुछ मेरे ख्याल से हम आगे इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हेल्पिंग एम्प्लॉयज बैलेंस वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब वर्क और लाइफ को साथ साथ कैसे लेके चला जा सकता है। 9 to 5 जॉब्स आर नाउ द टॉक ऑफ द गॉन डेज। अभी पुरानी बातें हो चुकी हैं कि 9 to 5 जॉब की और घर आके बैठ के साहब ने बहुत काम कर लिया, खत्म। अब ऐसा नहीं होता, ये पुरानी बातें हो गई हैं। Priorities of both employees and companies are changing. Employees are now complaining that the line between the work time and non-work time is getting blurred. मतलब समझ ही नहीं आती कि मैं जॉब पे हूँ या नहीं हूँ, मतलब हर टाइम तो फोन बज रहा होता है, वी आर ऑन कॉल, एवरीबडी इज ऑन कॉल, स्पेशली जो सेल्स स्टाफ है। रीजंस, रिसर्चर्स हैव फाउंड 4 reasons behind this conflict. 4 reasons बताई गई हैं। फर्स्टली, द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वर्ल्ड नेवर स्लीप्स। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में अगर रात है तो अमेरिका में दिन है, तो अगर एक कंपनी यहाँ पे बैठ के अमेरिका में डील कर रही है तो इसका मतलब है कि वो उसको काम करना पड़ेगा वहाँ पे, या पाकिस्तान वाले को काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो जो वर्क लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ से रेज होता है। सेकंड, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलाउ मैनी प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल एम्प्लॉयज टू वर्क एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, कहीं से भी बैठ के वो काम कर सकते हैं। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशंस आर आस्किंग एम्प्लॉयज टू स्पेयर मोर टाइम फॉर जॉब, कि वो जॉब्स को ज़्यादा टाइम दें। फाइनली, द राइज ऑफ डुअल करियर कपल मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर मैरिज एम्प्लॉयज टू फुलफिल द कमिटमेंट्स टू होम। मतलब मियाँ बीवी दोनों अगर काम करते हैं तो वो भी अपने घर को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। द फॉलोइंग इमेज विल ग्रेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये मुझे मेरे दोस्त ने बल्कि ये एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ था, फिर मैंने उसको स्पेशली मंगवाया उससे ये, when both mountains and managers calling you at the same time। अब इस बेचारे ने क्या एंजॉय किया होगा, ये वहां पे लैपटॉप लेके चला तो गया है, लेकिन ये कि चलो
So this is becoming a big problem for employees. Creating a positive work environment. Organizations are now taking positive work environment as competitive advantage. मतलब अगर पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होगा तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना बेस्ट देंगे और उससे ऑब्वियसली जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होगी पॉजिटिवली. ओबी रिसर्चर्स आर फोकसिंग ऑन वर्क ऑन पॉजिटिव वर्क स्कॉलरशिप. अच्छा ये स्कॉलर्स भी हो सकता है. पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट विच स्टडीज हाउ ऑर्गेनाइजेशंस आर डेवलपिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ्स. ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अपने ह्यूमन स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा डेवलप कर रही हैं. वाइटलिटी मतलब उनकी जो इम्पोर्टेंस है. रेजिलियंस मीन्स रिकवरी फ्रॉम द डिफिकल्ट टाइम्स या डिफिकल्टी. एंड अनलॉकिंग पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल को कैसे अनलॉक कर रही हैं. OB also focuses on what's wrong with the organizations and its employees के employees या organizations के साथ क्या बुरा चल रहा है. What's good about them या उनके बारे में क्या अच्छा है. Researchers have found positive variables are engagement मतलब कि आप उनको अपने साथ engage करें employees को. Optimism positiveness होनी चाहिए. Hope and resilience same कि recovery. Positive organizational scholars have studied a concept that is reflected best self कि उन्होंने अपना जो बेस्ट है ना बेस्ट सेल्फ वो रिफ्लेक्ट किया है. मींस बेस्ट थिंग और एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉय कि एक एम्प्लॉय में जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है. इग्नोरिंग द डेफिशिएंसीज एंड लिमिटेशंस के वो क्या नहीं कर सकता या उसकी डेफिशिएंसीज क्या हैं. हम जो ब्राइटर साइड है उसके ऊपर फोकस करें. फोकस ऑन व्हाट एम्प्लॉयज आर गुड एट किस चीज़ में अच्छे हैं. एंड एक्सप्लॉइट देयर स्ट्रेंथ्स और उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनका बेस्ट यूज़ किया जाए. Last topic, improving ethical behavior. In today's world full of tough competition, stress and expectation of increasing productivity कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है ताकि हायर प्रॉफिट्स अर्न किए जा सकें. एम्प्लॉयज़ ऑफन ऑप्ट टू ब्रेक रूल्स ब्रेक करते हैं. अडॉप्ट अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड इंगेज इन क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय से ज़्यादा काम लिया जा रहा है या अगर वो ओवर बर्डन है तो हो सकता है कि वो कोई बहाना करके और बाहर चला जाए. या अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल्स का अगर कोई सेल्स स्टाफ है वो उसको कंपनी वाले सुबह बाहर निकाल देते हैं कि जी आप सेल लेके आएँ और वो सारा दिन बाहर घूमता है और हो सकता है कि वो अगर 6 घंटे बाहर रहा है तो वो उसमें से 4 घंटे काम करे बाकी 2 घंटे वो कहीं पे बैठ के चाय पी रहा हो सकता है. तो इट्स एन अनएथिकल प्रैक्टिस. बट लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. ये भी एक क्वेश्चन है. Employees often face in daily routine ethical dilemmas in which they have to make choices between right and wrong. इसमें करप्शन भी आ जाती है. इन ग्लोबल इकोनॉमी वेयर कल्चर वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जहाँ पे कल्चर वेरी करता है कंट्री टू कंट्री इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन व्हाट इज़ एथिकली राइट एंड रॉन्ग. हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी. एक तो एक अरब कंट्री था और दूसरा आई बिलीव जापान था या जर्मन था कि अरबी क्योंकि इतना ना बड़े चिपक चिपक के बैठते हैं सारे और जो दूसरे जो जापानीज थे या जर्मन्स थे वो दूर रहना पसंद करते हैं. तो उन्होंने क्या किया कि जब ये लोग जब जर्मन्स या आई एम नॉट श्योर कि वो जर्मन्स हैं या जापानीज हैं तो ये जब अरब के पास जाते थे तो वो बड़े गले मिलते थे इनसे. तो उन्होंने क्या किया वो तंग आके उन्होंने जब उन्होंने अरबियों को अपने पास बुलाया तो उन्होंने सीट्स को मतलब वहाँ पे अपनी जगह पे फिक्स कर दिया. वो हिला ही नहीं सकते थे. वरना ये क्या करते थे कि ये जो है ना सीटों को एक मतलब आपने बेशक सीट्स अगर दूर दूर रखी भी हुई हैं तो ये इकट्ठी कर लेते थे एक जगह पे. तो कल्चर का वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. How managers in different organizations are spreading awareness in different ways. For example, writing and distributing codes of conduct कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट लिख के लगाया हो हर जगह पे कि what is acceptable और and what is not. Offering seminars करवाएं, workshops करवाएं, training programs करवाएं to improve ethical behavior. Most importantly, managers are creating protection mechanisms to protect the employee who reveal the internal unethical practice.
कि अगर कोई एम्प्लॉय अनएथिकल प्रैक्टिस को रिपोर्ट करता है तो उसको प्रोटेक्शन दी जा सके। दिस वॉज इट जी। यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। इसमें हो सकता है काफ़ी जगह पे कोई मिस्टेक्स भी हों, तो आप मुझे इसमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं और वेबसाइट पे कमेंट भी कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं।